हेलो अस्सलाम वालेकुम। सैयद अली यूसुफ द डेली डोज के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक हमारी यूथ को और हमारे जवानों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि आज हम डिस्कस करने लगे हैं मार्वल को। जी हाँ, मार्वल एडवेंचर और उनके ऊपर बनने वाली बहुत सारी फिल्में जिसमें आप आयरन मैन, सुपरमैन, हल्क और ये सब कुछ नज़र आते हैं जो पैरेलल यूनिवर्स से आके हमारी मदद करते हैं जब हमारी दुनिया को ख़तरा होता है। ये आखिर पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? क्या वाकई पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है? अगर करती है तो हम वहाँ कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, हम कैसे पहुँच सकते हैं? साइंस पैरेलल यूनिवर्स के बारे में कितनी कॉन्फिडेंट है? और हमारा कुरान, हमारा इस्लाम क्या पैरेलल यूनिवर्स के हवाले से कुछ निशानी देता है या उससे आगे चल कर कुछ निशानी देता है? साइंस आज ये तक नहीं बता पाई कि पैरेलल यूनिवर्स जो है वहाँ पे हम जैसे लोग पाए भी जाएंगे कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरीके से आप और मैं यहाँ ज़िंदा हैं इसी तरीके से हमारे जैसा एग्जैक्टली एक और सैयद अली किसी और पैरेलल यूनिवर्स में मौजूद होगा। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, पैरेलल यूनिवर्स तो होगी लेकिन वो वहाँ ज़िंदगी नहीं होगी। वहाँ क्रिएचर ज़रूर हो सकता है, वहाँ नेचर ज़रूर मौजूद हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे लाइफ हो। और वहाँ पे अगर लाइफ होती है तो कैसे होगी? और जो साइंसदान ये मानते हैं कि वहाँ लाइफ नहीं होगी तो वो कहते हैं अगर वहाँ पे नेचर भी एग्जिस्ट करती है तो नेचर के ऊपर कौन से लॉज एग्जिस्ट करेंगे, कौन सी फिज़िक्स वहाँ पे काम करेगी, कौन सी केमिस्ट्री काम करेगी। तो आइए चलते हैं, इस बहस का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि आज के एपिसोड आपके सामने क्या लेके आई है। पैरेलल यूनिवर्स आज तक एक थ्योरी की शक्ल में एग्जिस्ट करती है, लेकिन आप डिस्करेज ना हो। क्यों? क्योंकि साइंस में अगर कोई चीज़ जो आज थ्योरी की शक्ल में है, ये ज़रूरी नहीं कि आइंदा आने वाले 50 सालों में या 100 सालों में वो थ्योरी ही की शक्ल में एग्जिस्ट करेगी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास गैलीलियो की एग्जाम्पल में। आपको पता है कि गैलीलियो को उस ज़माने के लोगों ने पकड़ के जेल में डाल दिया था क्योंकि गैलीलियो ने कहा था जो हमारा अर्थ है ये एक ऑर्बिट के अराउंड में रिवॉल्व करता है और ये कांस्टेंट नहीं है, इट्स नॉट इन ए स्टेशनरी पोजीशन, और ये रिवॉल्व करता रहता है, ये घूमता रहता है। तो उस ज़माने के लोगों ने, उनका बिलीफ था कि जो हमारी यूनिवर्स है इसका जो सेंटर है वो अर्थ है और वो अर्थ जो है वो साकिन है। और गैलीलियो ने इस थ्योरी को नहीं मानने से इनकार किया था तो उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। लेकिन 200 साल बाद फिजिक्स का सबसे बड़ा इनाम दिया गया। तो आप कतई डिस्करेज ना हो कि अगर आज ये पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी है तो कल भी ये आगे चल के थ्योरी ही रहेगी। ये ज़रूरी नहीं, ये वक्त बताएगा। अगर पोलिंग कराई जाए तो आप बताएं आप क्या वोट करेंगे? क्या आप समझेंगे कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है, या आप पोल करेंगे कि नहीं, पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करती? दुनिया के बहुत सारे साइंसदान इस बहस में शामिल हैं कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ह्यू एवरेट से लेके श्रोडिंगर और स्टीफन हॉकिंग तक ये वो बड़े बड़े पाए के साइंसदान हैं जो ये बिलीव करते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीपल यूनिवर्स या मल्टी यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है। लेकिन आपकी पोलिंग से पहले आपको पता होना चाहिए और बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये पैरेलल यूनिवर्स आखिर है क्या। साइंसदान किस चीज़ को पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीपल यूनिवर्स कह रहे हैं। तो आइए चलते हैं, हम बहुत ही बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे। आज से 70 साल पहले 1952-54 से पहले पैरेलल यूनिवर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट डॉक्टर ह्यू एवरेट ने सबसे पहले पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट दिया, और ह्यू एवरेट के साथ साथ डॉक्टर श्रोडिंगर ने भी पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दिया। और उससे थोड़ा आगे चल के 1980s में स्टीफन हॉकिंग ने अपनी थ्योरी पेश करी और 2010 में भी अपने पेपर में पैरेलल यूनिवर्स का जिक्र करा। स्टीफन हॉकिंग को हम थोड़ा आगे चल के मज़ीद डिस्कस करते हैं। अभी बेसिक हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि साइंस पैरेलल यूनिवर्स को कहती क्या है। डॉक्टर ह्यू एवरेट ने सबसे पहले कहा कि जब ये यूनिवर्स, जब बिग बैंग हुआ तो ये एक स्प्लिट था, और जिस तरीके से हमारी यूनिवर्स क्रिएट हुई ये इसी तरीके से एक और पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट हुई थी उस बिग बैंग की थ्योरी की शक्ल में। और जैसे ही मिल्की वे हमारे पास है, इस तरह की एक और मिल्की वे इस कायनात में एग्जिस्ट करती है, यानी इस कायनात में नहीं, इस स्पेस में एग्जिस्ट करती है। कायनात तो मिल्की वे खुद मौजूद है। यानी डॉक्टर ह्यू एवरेट का कहना था कि जिस तरीके से हमारी एक मिल्की वे है इस तरीके से एक और मिल्की वे है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स का सफ़र है तो वो सफ़र तो मिलियंस ऑफ सदियों के ऊपर और मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स के ऊपर मुहित होगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कम वक्त में हम वहाँ तक पहुँच पाएँ? और ये थे डॉक्टर ह्यू एवरेट जिन्होंने हमें कॉन्सेप्ट बताया कि बेसिकली पैरेलल यूनिवर्स है क्या। तो आइए चलते हैं
आगे साइंस की कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लगाता हूँ ताकि आप समझ सकें इन अ मोर कोलैबोरेटिव वे। With the multiverse, where there could be pockets of the universe that are expanding with no knowledge of any other pockets of the universe. These are essentially independent universes from one another, and never the twain will meet. You'd have to find some way to tunnel from one universe to the other in order to access that, but that could be very dangerous, because if the laws of physics are different than the ones you evolved on, then you could just dissolve into a pile of goo because the charge on the electron is different and all of your biochemistry would change. तो आज के ज़माने में ये पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स की थ्योरी एग्जिस्ट करती है और साइंसदान बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि एक और मिल्की वे है, एक और यूनिवर्स है या मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्स भी मौजूद है। ज़रूरी नहीं कि आज की तारीख में जो चीज़ प्रूव ना हो वो कल आने वाले वक्तों में प्रूव ना हो, क्योंकि ये बहुत दफ़ा पहले भी हुआ है कि बहुत सारे साइंसदानों को उनकी मौत के बाद नोबेल प्राइज़ दिया गया है, क्योंकि उस ज़माने में उस चीज़ को उस वक्त में रहते हुए लोग नहीं समझ पाए, लेकिन उसके 50 साल बाद, 60 साल बाद या 20 साल बाद या 100 साल बाद उन लोगों ने उन सारी चीज़ों को दुरुस्त माना। साइंसदान आज ये बहस कर रहे हैं कि अगर वो पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है तो उस पैरेलल यूनिवर्स में कौन से लॉज एग्जिस्ट करते हैं। क्या हमारी यूनिवर्स के फिज़िक्स के लॉज वहाँ चल पाएंगे? क्या हमारी यूनिवर्स का एटॉमिक नोमेनक्लेचर सेम होगा? क्या हमारी यूनिवर्स के बायोकेमिस्ट्री के लॉज वहाँ चल पाएंगे या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लॉज चल पाएंगे? ये सारी चीज़ें वो हैं जिनका अभी तक साइंस के पास कोई जवाब मौजूद नहीं है, और इसी वजह से इंसान डरता है और साइंसदान डरते हैं कि अगर हम उस दूसरी यूनिवर्स में जाने की कोशिश करें तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वो पावर कुछ और हो सकता है इलेक्ट्रॉन के पावर चार्जेस डिफ़र करते हों जो कि हमारी यूनिवर्स में हो। अब मज़ीद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो दूसरी मुश्किल ये पेश आती है कि उस यूनिवर्स में पहुंचा कैसे जाए। तो जाहिर सी बात है, अभी हम थ्योरेटिकल फिज़िक्स का जिक्र कर रहे हैं, तो आज के ज़माने में 2 से 3 थ्योरीज पाई जाती हैं कि हम उस पैरेलल यूनिवर्स में कैसे पहुँचें। एक थ्योरी कहलाती है वार्म होल थ्योरी। वार्म होल थ्योरी को अगर मैं बहुत ही आसान ज़बान में आपको समझाने की कोशिश करूँ, और एक हम प्लेट के ऊपर अगर हम ए और बी 2 पॉइंट लगाएं और पॉइंट ए को यूनिवर्स ए कहें और पॉइंट बी को यूनिवर्स बी कहें और ये दोनों पैरेलल यूनिवर्स हैं, तो बजाय इसके कि हम स्ट्रेट लाइन में पॉइंट ए से बी ट्रैवल करें, हम अगर इस पेपर को फोल्ड कर दें और इस तरीके से फोल्ड करें कि ए और बी एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो एक तरीके से ये एक डक बन जाएगा और डायरेक्टली सबसे कम टाइम में ये पॉसिबल हो पाएगा कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स से पहुंचा जा सके। ये थ्योरी का नाम कहा जाता है वार्म होल थ्योरी। और दूसरी पॉसिबिलिटी एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स पर ट्रैवल करने की हमारे पसंदीदा साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने हमें दी, जो कि उन्होंने बताया 2010 में कि अगर आप एक यूनिवर्स से पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल करना चाहते हैं तो द बेस्ट वे और द बेस्ट वार्म होल जो अवेलेबल है वो हमारे पास ब्लैक होल है, क्योंकि ब्लैक होल हमें पता है कि ब्लैक होल के अंदर इतनी स्पीड है कि वो हर चीज़ को खा जाता है, हर चीज़ उसके अंदर समा जाती है। तो उन्होंने हमें बताया कि दूसरी यूनिवर्स में जाने का सबसे बेहतरीन तरीका ब्लैक होल है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस ब्लैक होल में जाने के बाद हम वापस अपनी यूनिवर्स में आ भी पाएंगे कि नहीं। इसी वजह से स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि इफ़ यू थिंक दैट यू आर इन अ ब्लैक होल सो डोंट गिव अप, देयर इज़ अ वे आउट, बट दैट वे कुड लीड टू यू टू अनदर यूनिवर्स। तो ये है साइंसी फैक्ट्स जिनको अभी हमने आपके सामने रखा, और पैरेलल यूनिवर्स आई होप आपके सामने थोड़ी बहुत क्लियर हो पाया होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल यूनिवर्स है क्या। यानी साइंस ये समझती है कि कोई और कायनात मौजूद है, उसकी शक्ल क्या है, वो दिखने में कैसी होगी, उसके लॉज वहाँ पे क्या चल रहे होंगे, क्या लोग वहाँ आबाद होंगे या नहीं, हमारे जैसे लोग एग्जैक्टली वहाँ मौजूद होंगे या नहीं, इन सब के बारे में जवाब नहीं है साइंस के पास आज की तारीख में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जवाब कल भी ना हो। तो चलते हैं कुरान की तरफ कि कुरान किस दूसरी यूनिवर्स का जिक्र कर रहा है। हमने जैसे शुरू के इंट्रोडक्टरी वीडियोस में आपको बताया था कि कुरान में जो अल्फाज यूज़ हुए हैं वो उस ज़माने के लोगों ने अपने हिसाब से समझे, लेकिन मैं वो बहुत ही वाज़ेह आयात डिस्कस करूँगा आपके सामने जहाँ पे एक और जगह का जिक्र ज़रूर हो रहा है। अब वो अनदर यूनिवर्स साइंस के ज़ुमरे में कोई और यूनिवर्स है, या इस्लाम के ज़ुमरे में वो जन्नत है, या इस्लाम के ज़ुमरे में वो 7 आसमान है, या वो जगहें हैं जहाँ पे हमारे हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक की सवारी से वो सफ़र तय किया और उसको हमने मेराज का नाम दिया। तो आइए चलते हैं कुरान की तरफ, देखते हैं अल्लाह ताला किन चीज़ों का जिक्र कर रहा है
तो आइए चलते हैं कुरान की तरफ। सूरह नजम आयत नंबर 13, और जो आयत सूरह नजम की हम यहाँ तज़किरा कर रहे हैं उनको एक एक करके आपकी स्क्रीन के सामने मैं लाता रहूँगा। तो सूरह नजम आयत नंबर 13 में इरशाद बारी ताला हो रहा है, और उन्होंने तो वो जलवा दोबारा देखा। आयत नंबर 14 में इरशाद बारी ताला हो रहा है, सिदरतुल मुंतहा के पास, यानी पड़ली हद की बेरी के पास। आयत नंबर 15 सूरह नजम, इसके पास जन्नतुल मावा है। आयत नंबर 16, जब सदरा पर छा रहा था जो छा रहा था, यानी जब इस बेरी पर छा रहा था जो छा रहा था। आयत नंबर 17, आँख ना किसी तरफ फिर ना हद से बढ़ी, इनकी आँख ना तो उस तरफ माइल हुई और ना हद से आगे बढ़ी। आयत नंबर 18, बेशक अपने रब की बड़ी निशानियाँ देखीं। तो ये है सूरह नजम आपके सामने, जिसमें मेराज के वाक़े का जिक्र हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने हद से आगे ना देखा। और आपको पता है कि जब मेराज का वाक़या हुआ और जो डिटेल्स हमें मिली तो उसमें हमें बताया गया जब हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आसमान से दूसरे आसमान का सफ़र कर रहे थे तो उनको वहाँ पे पैगंबरों से भी मुलाकातें हो रही थी। किसी आसमान के ऊपर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, किसी आसमान के ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, किसी आसमान के ऊपर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, किसी आसमान के ऊपर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और वहाँ पे जो कुछ उनको दिखाया गया उन्होंने वो अपनी आँखों से देखा। और जिस बर्राक के ऊपर हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया, बर्राक जमा है बर्क की, और बर्क का अरबी मीनिंग निकलता है लाइट। तो यानी वो जो सफ़र था, बुर्राक का मतलब है मल्टीप्लाइंग अफेक्ट, मतलब लाइट कई गुना ज़्यादा। तो यानी वो जो ट्रैवल था वो वेलोसिटी ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट से कई गुना ज़्यादा था। और यही थ्योरी आइंस्टाइन की टाइम डायलेशन में आती है कि जब आप लाइट की वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं तो टाइम डायलेट हो जाता है, या आम लफ्ज़ों में कहें कि वक्त थम जाता है, वो वक्त रुक जाता है। आप सबको याद होगा कि एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ ब्लैक होल के ऊपर, और वहाँ पे जो मैंने ब्लैक होल के स्ट्रक्चर को रिवील किया था आपके सामने, उसमें बताया गया था कि ब्लैक होल का जो स्ट्रक्चर है वो जुजुबी ट्री की तरह है। और वही जुजुबी ट्री कुरान में डिस्कस हुआ, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वो जिस दरख्त का जिक्र हो रहा है सूरह नजम में वो एक फ़नल की शक्ल में है, और जो ब्लैक होल है वो भी फ़नल की शक्ल में ही रिएक्ट करता है। तो देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट इन साइंस एंड इस्लाम। लेकिन साइंस को ये आज नहीं मालूम, क्योंकि साइंस का बिलीव नहीं है जन्नत और दोज़ख के ऊपर। लेकिन इस्लाम हमें बता रहा है कि एक पैरेलल यूनिवर्स वाकई एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ जन्नत और दोज़ख है। अगर हमारे अमाल अच्छे होंगे तो हम जन्नत में जाएंगे, और हमारे अमाल ख़राब होंगे तो हम दोज़ख में जाएंगे। तो पैरेलल यूनिवर्स या एक और यूनिवर्स एग्जिस्ट ज़रूर करती है, और वो यूनिवर्स हमारे हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई भी गई मेराज के वाक़े के ऊपर, मेराज के दिन के ऊपर, कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मस्जिद अक़सा का सफ़र करा और मस्जिद अक़सा से आपको सातों आसमान की सैर कराई गई और आपको अल्लाह ताला के मौज़ात दिखाए गए। तो कुरान हमें बता रहा है कि एक यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है जन्नत की शक्ल में, और जो ब्लैक होल स्टीफन हॉकिंग ने हमें बताया कि हम दूसरी यूनिवर्स में जा सकते हैं, तो वो ब्लैक होल से जा सकते हैं। तो ये चीज़ वैसे ही मुमकिन है जिस तरीके से बर्राक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट ऑफ लाइट की वेलोसिटी से ट्रैवल करके लेके गया हमारे हुज़ूर सरवर कौनैन को। स्टीफन हॉकिंग भी यही कहता है कि ब्लैक होल के अंदर इतनी रेडिएशन मौजूद है कि वो हर चीज़ को अपने अंदर समूह लेता है, और उसके अंदर जो भी मैटर होता है या जो भी मास होता है वो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि आज तक साइंस ने ट्रैवल नहीं करा। तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग एपिसोड आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आपके सर में दर्द नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसका कंटेंट बनाते बनाते मैं 3 से 4 दफ़ा कंफ्यूज हुआ था कि ऐसा ना हो कि ऑडियंस का इंटरेस्ट लूज़ हो जाए। तो मैंने शुरू में आपको डिटेल बताई कि पैरेलल यूनिवर्स है क्या, और कुरान हमें क्या निशानी दे रहा है दूसरी यूनिवर्स के बारे में, या कुरान हमें क्या इशारे दे रहा है ब्लैक होल के बारे में, जो स्टीफन हॉकिंग हमें पैरेलल यूनिवर्स में लेके जा रहा है एक ब्लैक होल के थ्रू। और हमारा इस्लाम हमें बताता है कि जब हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए तो कुंडी हिल रही थी और बिस्तर गर्म था। तो ये चीज़ जब ही मुमकिन हो सकती है
कि जब लाइट की वेलोसिटी से तेज़ सफ़र किया जाए। और आपको पता है कि लाइट ईयर्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। मेरी आने वाली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो का टॉपिक भी यही है कि आपको पता चल सके कि बेसिकली हम जो भी अपनी आँख से देखते हैं वो पास में देख रहे होते हैं। हम कैसे वो पास में देख रहे होते हैं। आपको पता है कि चाँद से आने वाली रोशनी ज़मीन तक पहुँचने में तकरीबन 1.25 सेकंड का टाइम लेती है। तो यानी मैं अगर अभी चाँद देख रहा हूँ तो वो 1.25 सेकंड पुराना चाँद है। इसी तरीके से सितारों से आने वाली रोशनी जितना वक्त लेती है ज़मीन तक पहुंचने में, और मुझे जो वो सितारा नज़र आ रहा होता है वो इतने सेकंड पुराना सितारा होता है। तो हमारा साथ बनाए रखिएगा। आने वाली वीडियोस में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके सामने लेके आता रहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आपको हमारी एपिसोड पसंद आ रही होगी। इस दावत कलाम के साथ इस एपिसोड का अख्ताम करते हुए कि अल्लाह ताला ने सूरह कमर आयत नंबर 17 में इरशाद बारी ताला फरमाया कि हमने कुरान को समझने के लिए इंतहाई आसान कर दिया, तो कोई है कि सोचे और समझे। इस अपनापन के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अलविदा चाहता हूँ। सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द डेली डोज। खुदा हाफिज़।